चलो भाई, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूरा करवा दिया था। E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r वाज द फॉर्मूला, दैट वाज द डेरिवेशन वी हैव डन इनटू द लास्ट क्लास। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था जब यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, एंड द क्वेश्चन वाज, जो मेरे दिमाग में है, शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो भाई ये यहाँ पे एक लाइन चार्ज था, इट वाज अ लॉन्ग वायर। आपको याद होगा कि भैया गॉसेस लॉ के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज नॉट फॉर द फाइनाइट वायर, दैट इज फॉर द लॉन्ग वायर। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। सामने मैंने भाई यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस किया था, ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल था यहाँ पे, जिसके बीच में सेपरेशन 2a था, और ये यहाँ से r डिस्टेंस से प्लेस था। इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन था। मैंने कहा था कि भाई अगर ये डाइपोल है एंड इफ इट इज वर्किंग लाइक अ सिस्टम, तो इस सिस्टम पे यहाँ पे नेट फोर्स कितना ऐड करेगा, दैट नेट फोर्स यू नीड टू इवैल्यूएट। तो हमें ये नेट फोर्स इस सिस्टम के ऊपर हमें निकालना था, बिकॉज वी हैव प्लेस्ड दिस सिस्टम इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ व्हाट, दिस लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने भाई इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो हमें इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स को इवैल्यूएट करना था। ध्यान दो, तो भाई ये जो वायर होगा, इस माइनस चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, है कि नहीं? अगर माइनस चार्ज पे हम फोर्स की बात कर ले बच्चों, तो माइनस चार्ज को ऑब्वियस सी बात है जो वायर होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और भाई इस प्लस वाले को इधर रिपेल करेगा। तो अगर हम इस माइनस चार्ज पे जो ये फोर्स F1 यहाँ पे लगा है, इस F1 की वैल्यू को हम लिखेंगे, तो भाई बच्चों F1 क्या होगा? F1 is nothing but Q into electric field, and this is the electric field due to what, our line charge। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से होगा, तभी तो इस माइनस क्यू पे यहाँ पे फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, दिस इज Q into E को हम लिखेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर व्हाट, आवर F1। इस तरीके से आप यहाँ पे F1 को यहाँ पे लिख लोगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भाई F2 की बात करें, F2 क्या होगा? तो F2 भी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आपको पता है कि भाई व्हाइल राइटिंग द मैग्नीट्यूड, जब भी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हो, वहां पे कभी भी साइन ऑफ चार्ज को फॉर्मूले में पुट नहीं करते हैं, राइट? याद रखिएगा, कभी भी आप फोर्स लिख लो, चाहे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आप कूलम्बिक फोर्स इवैल्यूएट कर रहे हो, आपको साइन ऑफ द चार्ज फॉर्मूले में कभी पुट नहीं करना। जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे होगे, इस बात पे बिल्कुल आपने खासा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भाई ये Q इंटू ई फिर से हो गया, तो Q इंटू ई को हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस 2a। क्या आ रहा है भाई? ब्लड आ रहा है, फिर ब्लड आ रहा है। नहीं दिख रहा कुछ? ठीक है, ढंग से नहीं दिख रहा। रेजोल्यूशन बहुत कमाल देता है। अब दिख रहा है? अरे दिख रहा है भाई, है ना? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब दिख रहा है? अब अरे कोई किसी भी स्क्रीन में तो बोलो हाँ दिख रहा है सर। भाई ऐसा मत करो, क्लास का टाइम वेस्ट मत करो यार। दिख तो रहा होगा यार। नहीं दिख रहा भाई साहब, एकदम झूठे मक्कार हो गए तुम लोग। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल। एक सेकंड रुको भाई। हाँ, क्या 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 गड़बड़ आ रहा है बताओ। मतलब फोंट नहीं दिख रहा, हैंडराइटिंग बड़ी कर दूं? चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ भाई, छोटा छोटा ही लिखूंगा, ठीक है? अपने साइज का लिख देता हूँ, मुद्दे वाली बात ये। देखो, तो यहाँ पे आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना कि भाई ये फोर्स हमने F1 और F2 को यहाँ पे जब लिखा, F2 के लिए जो हमने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की। अब भाई को साफ साफ आपको दिखना चाहिए
लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस 2a। क्या ये दिख रहा है अब आपको लिखा हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा क्योंकि भाई, क्लियर है ना बिल्कुल? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा क्योंकि भाई ये जो यहाँ से जो इसका पूरा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? r प्लस 2a। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? r प्लस 2a पुट कर दिया। यानी अब अगर आप F2 को लिखोगे तो भाई F2 क्या आ गया यहाँ पे? तो इट इज q इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस 2a, ऐसा आ गया। दिस इज व्हाट आवर F2। तो ये हमने भैया F2 ले लिया यहाँ पे। तो अब आप यहां से क्या करोगे भाई? नेट फोर्स को इवैल्यूएट कर लोगे। तो नेट फोर्स क्या होगा भैया? साफ साफ विजुअल है कि जो F1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा वो F2 से बड़ा होगा। F1 का मैग्नीट्यूड F2 से बड़ा होगा। तो आप क्या करोगे भाई? जो आपका F नेट यहाँ पे आएगा दैट वुड बी F1 माइनस F2। तो दोनों को भाई आप सबट्रैक्ट करोगे। जब दोनों को आप सबट्रैक्ट करोगे तो वहां से लैम्बडा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 2a। यहां के बाद आप खुद सॉल्व कर लोगे ना भाई? यहां के बाद खुद सॉल्व। तो यहां के बाद प्लीज आप अपने हाथों को कष्ट देंगे और इसको यहां के बाद सॉल्व करेंगे, राइट? लिख लीजिए। यहां तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन भाई? एकदम वही लाइन चार्ज का एप्लीकेशन यहां पे किया। डन 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 हो गया, सबका हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। देखो आगे भाई, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस के नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे एंड दिस एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ चार्ज शेल। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भाई हम यहां पर निकालेंगे किसके वजह से? ड्यू टू चार्ज शेल। चार्ज शेल मतलब भाई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। और शेल आपको पता है, शेल का मतलब भाई होता है हॉलोस्फेयर। शेल मतलब हॉलोस्फेयर। अदिति क्या कैमरा ऑन करने का कष्ट करोगे बेटा? प्लीज फटाफट कैमरा ऑन कर लो। देव भाई बिल्कुल कैमरा ऑन होना चाहिए। देखो, तो यहां पे बच्चों हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ चार्ज शेल। शेल के वजह से हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। तो इसमें पहला केस लेते हैं भाई, केस 1, जहां पे आपको फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। मान लो पॉइंट P है, तो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल दिमाग को खोल के, दिमाग की बत्ती जलते रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहां पे जो आपका पॉइंट P है, इट इज लाइंग आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर यहां पे लाई कर रहा है। तो आप अब ध्यान से सुनेंगे कि भाई ये है आपका शेल। शेल मतलब हॉलोस्फेयर। भाई घबराना नहीं है, शेल का मतलब हॉलोस्फेयर होता है, हॉलोस्फेयर है। और भाई यहां पे जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? तो भाई यहां पे ये देख लो आप, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चार्ज का शेल के सरफेस पे कर दिया है। ध्यान से सुनना। अब भाई यहां पे ध्यान से सुनो भाई, इसका रेडियस है कैपिटल आर, बट यहां से स्मॉलर डिस्टेंस अवे, इस पॉइंट पे यू विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना भाई, यहां से स्मॉलर डिस्टेंस अवे यानी शेल के ठीक बाहर, इस शेल के ठीक बाहर आप क्या निकालना चाहते हो? आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को इवैल्यूएट करना चाहते हो। कैसे निकालेंगे भाई? बहुत सिंपल सा फंडा है। गॉसेस को याद करो, गॉसेस की स्टोरी याद करो। गॉसेस ने भैया हमें क्या कहा था
कि कभी भी अगर गॉसेस लॉ यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है तो जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अलावा आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और शेल के केस में हम हमेशा कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं? स्फेरिकल। याद आ गया? वो आपको बताया था मैंने। कुछ कहना चाह रही थी आप? राशि कुछ बोला था बेटा? चलो कोई, किसी ने कुछ बोला था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? ये देखो, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, एक बढ़िया सा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। कैसा है भाई? ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दिख रहा होगा आपको, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस दैट वी हैव ड्रॉन। अब भैया यहाँ पे देखो क्या होना है, जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो उसी पॉइंट पर हम एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन कट कर लेते हैं। यही लॉजिक है भाई, यही हर जगह अप्लाई करना है। तो जहां पे आपको भैया फील्ड निकालना था वहां पे आपने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कट कर लिया है। तो भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम कहानी क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनेंगे आप, यूजिंग गॉसेस लॉ। ध्यान देना बच्चों, भाई बहुत आसान है यार, बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं बना। यूजिंग गॉसेस लॉ, भाई टोटल फ्लक्स क्या होगा? चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। और मान लो यहाँ पे शेल पे आपने चार्ज क्यू दिया था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब अगर हम यहाँ पे भाई फ्लक्स की बात कर ले, ठीक है ना, तो फ्लक्स को आपको पता है वी कैन राइट E डॉट ds। फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो? E डॉट ds लिखोगे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर E डॉट ds लिखोगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है बच्चों, वो एंगल क्या बन रहा है भाई? वो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। एंगल क्या बना? 0 डिग्री। तो अब आप यहां पे क्या करोगे भाई? E को बाहर लिखोगे, यहां लिखोगे ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, ये ds, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या डिफाइन करेगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या डिफाइन करेगा भाई? तो ये जहां पे आपने इसका एलिमेंट कट किया है, ये बाहर वाले का पूरा एरिया डिफाइन कर देगा, बाहर वाले स्फीयर का पूरा एरिया। देखो एलिमेंट किसका काटा आपने? बाहर वाले का, तो एरिया भी ये बाहर वाले का ही डिफाइन करेगा। यानी यहां पे भाई अगर हम लिखेंगे तो वी शुड राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू यहां पे आएगी भाई, this is q upon 4 pi epsilon naught r square. So this is the formula for electric field strength due to a charge shell at the outside point। और ऐसा आप ऑलरेडी कूलम्स लॉ में भी फोर्स निकलवाने में आपको शेल के अंदर में पढ़ा चुका हूं। वहां पे भैया q नॉट बाई 4 pi epsilon naught r square आया था, यहाँ पे q बाई 4 pi epsilon naught स्मॉल r का स्क्वायर आया है। प्लीज पेन इट ऑन फास्ट, लिखो। इसको फटाफट लिखा जाए भाई। एंड इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, पूछ सकते हो बच्चों। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, शर्माना नहीं भाई, पूछते रहना बिल्कुल। निखिल तबीयत ठीक है भाई? अब तबीयत ठीक है? मेरी तो सही है। अच्छा तुम्हारी सही है, चलो अच्छी बात है फिर तो। तबीयत बिल्कुल सही रहनी चाहिए। सर हाँ जी बोलो। सर वो जो आपने असाइनमेंट ग्रुप पे डाली थी सर, उसके अंदर कुछ फोटोज क्लियर नहीं है, मतलब मैं, तुमने व्हाट्सएप भेजा था, व्हाट्सएप मुझे मिल गया, मैं अभी भेज दूंगा। मैं उस दिन भेजने वाला था जिस दिन लास्ट क्लास में सेंटर से क्लास था, जब एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया तो मैं डर के भाग गया था सेंटर से, नहीं आग न लग गया। तो आज मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, ठीक है।
सर जो उसमें पोटेंशियल वाला पार्ट है वो हम स्किप कर देंगे। नहीं करना, पोटेंशियल क्वेश्चन में नहीं करना, पोटेंशियल इस वीकेंड के बाद, इस वीकेंड पे पोटेंशियल करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ऑलमोस्ट सारा सिर्फ पोटेंशियल सिर्फ सिर्फ फील्ड बेस्ड क्वेश्चन करना है, सिर्फ फील्ड बेस्ड, पोटेंशियल वाला भी ट्राई नहीं करना। पोटेंशियल जहां भी दिखे, जैसे ही बोल्ट दिखे उसको छोड़ दो, डर जाओ, भाग जाओ उससे छोड़ के। इस वीकेंड के बाद उन क्वेश्चन की आप धज्जे उड़ा दोगे, डोंट वरी। सैटरडे संडे के बाद पोटेंशियल के भी क्वेश्चन आपसे होंगे एकदम खतरनाक तरीके से। और डाउट क्लास डाउट क्लास बिल्कुल लूंगा ना यार, टेस्ट से पहले अरे बिल्कुल टेस्ट से पहले लूंगा। टेस्ट तो इस वीक में होना ही है आपका, बट टेस्ट से पहले ले लूंगा मैं, डोंट वरी। आगे चल रहे हैं, देखो भाई, तो इसमें हमने जो अभी केस डिस्कस किया कि यहाँ पे जो पॉइंट पी लिया था मैंने, वो कहाँ लिया था, बाहर लिया था। अब भाई इसमें केस 2, भाई सीबीसी में जब आएगा ना तो ध्यान देना, तीनों केस प्यार से लिख लिख के बताना होता है, तीनों केस, मतलब इसमें 3 केसेस आएंगे। एक जब पॉइंट पी बाहर लाई करेगा, एक जब पॉइंट पी सरफेस पर लाई करेगा, एक जब पॉइंट पी अंदर लाई करेगा। तो तीनों केसेस को हम यहाँ पे डील करेंगे। केस 2, व्हेन पॉइंट पी, ध्यान देंगे भाई, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ अ शेल, ध्यान दीजिएगा। तो भाई इस केस में ये रहा आपका चार्ज शेल, राइट, और इस शेल के सरफेस पे यहां पे हम पॉइंट पी को लेने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो मान लो भाई यहां पे ये जो है, यहां पे ये मैंने ले लिया पॉइंट पी, दिख रहा होगा आपको, एंड दिस रेडियस इज कैपिटल आर। तो भाई देखो यहां पे अगर हम, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, उसी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करोगे। दैट वाज द बेसिक लॉजिक ऑफ गॉस, राइट। तो यहां पे भाई आप गॉसियन सरफेस इसी पे ड्रॉ कर लोगे, यही आपका गॉसियन सरफेस बन जाएगा, और यहीं पे आप इसका एलिमेंट कट कर लोगे, ये एलिमेंट आपने यहीं पे कट कर दिया, राइट। तो अब भाई यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर, जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर। फिर से आप यहां पे वही कहानी लिखोगे, यूजिंग गॉसेस लॉ। बच्चों ध्यान देना, यूजिंग गॉसेस लॉ, अगर हम गॉसेस लॉ को यूज करें तो भाई आपके पास E डॉट ds इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, वही कहानी, चार्ज एनक्लोज, यहां पे Q आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E को आप बाहर लिखोगे, यहां पे भाई ds, सेम कहानी रिपीट हो रही, देख लो एकदम बोरिंग सा हो गया बिल्कुल। तो E इंटू यहाँ पे ds का एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। तो इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपका यहाँ पे आएगा वो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वी आर गोइंग टू गेट। तो E इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। अब एक और चीज बच्चों, यहाँ पे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो भाई इस शेल का एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे सिग्मा को लिखने की बात करें तो सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज Q डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा दैट कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डोंट एवर गेट कंफ्यूज कि शेल के केस में कभी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लॉजिक क्लियर है, लिखो लिखो भाई लिखो। तो शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आप Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर भी लिख सकते हो और E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। देव को मैंने पिछले 2 सालों में आज पहली बार देखा है।
पहली बार देव विजुअल हुआ है, साक्षात प्रकट हो गए मेरे सामने आज। बताओ, कोरोना ने ऐसा कर दिया, बताओ अपने बच्चे को 2 साल में पहली बार देख रहा हूं। प्रियांशी क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में सब कुछ? चलो परफेक्ट, आगे चले भाई, आगे चले। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि शेल के सरफेस पे जहां पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को लिखोगे, या तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर लिखोगे, या फिर इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यू शुड राइट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो यहां पे ना, इसके अंदर मैं एक स्पेशल केस करवाता हूं आपको, बट दैट इज नॉट इनटू सीबीसी सिलेबस, वो सीबीसी का पार्ट नहीं है, राइट। ध्यान देना, हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। केस 2 में जो मैं आपको केस करवा रहा हूं, ये वाला केस भाई सीबीएसई में नहीं है, इसको इंक्लूड मत कर लेना जब आप सीबीएसई में डेरिवेशन करोगे, राइट। ध्यान दो, यहां पे भाई हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बड़ा मजा आएगा। देखो अभी एट द होल ऑफ चार्ज शेल, यानी शेल के ऊपर होल बनाने वाले हैं भाई, होल काट पीट देंगे शेल को, देखो अभी उड़ा देंगे इसको बिल्कुल। ध्यान देना भाई, ये 4 शेल दिख रहा है सबको, स्क्रीन बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, आपकी आंखों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यही मेरा मकसद है भाई, ठीक है। तो यहां पे ये मैंने ले लिया शेल। अब शेल में भाई क्या बनाना है, होल समझते हो ना, होल। तो शेल अंदर से भैया हॉलो होता है, यानी कॉस्को बॉल की तरह होता है, कॉस्को बॉल या प्लास्टिक बॉल जो अंदर से हॉलो होता है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। यहां पे भाई आपने एक छोटा सा होल बना लिया, ये कट कर दिया है पोर्शन, देखो ये ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा चाहिए सबको, ये भाई यहां पे कट कर दिया। अब आप थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना भाई, बच्चों दिमाग में थोड़ा लाना कि अगर मान लो एक हॉलो सा बॉल है, उसको अगर हम ऐसे कट करें, तो भाई जहां पे कट करेंगे वो भी तो गोल सा एक डिस्क बाहर निकलेगा। सोचो विजुअलाइज करो, हॉलो बॉल है, हॉलो बॉल में आप हल्का सा भाई एक सीजर लेके आओगे, कैंची से उड़ा दोगे उसको, छोटा सा पोर्शन काटोगे, तो वो जो पोर्शन कट के बाहर निकलेगा, क्या वो गोल सा डिस्क बाहर नहीं निकलेगा छोटा सा? अरे यार सोचो, फील करो। किसको फील नहीं हुआ भाई? अगर नहीं फील हुआ तो बताओ, दोबारा फील देता हूं, लेकिन फील लेना जरूरी है। आगे सबको फील हो गया ना बिल्कुल कि डिस्क मिलेगा, ये बात होता है ना। अब देखो भाई, यहां पे अब डिस्क काटने के बाद जो ये सरफेस पूरा बच गया, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको हम? रिमाइंडर या रिमेनिंग फिगर, राइट। इस पूरे फिगर के वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमाइंडर। और अगर ये डिस्क है, तो जो डिस्क अगर मान लो काटा है आपने, अगर मान लो वो यहीं पे है, तो इसके वजह से, डिस्क के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? बाहर होगा। अच्छा, आपको पता है कि इन दोनों को मिला देंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वेक्टर ER प्लस वेक्टर ये अपना डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। एकदम कंफ्यूज हो गए भाई, शक्ल पे एकदम तोते उड़ गए तुम लोगों के। अरे भाई, डिस्क के सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई डिस्क जो काटा था हमने वापस उसको वही मान लिया। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग फिगर और ड्यू टू डिस्क, दोनों को जो क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात, राइट। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क अंदर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बट रिमाइंडर हमेशा बाहर होता है। यानी ये जो शेल होगा ना, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अंदर नेट फील्ड को अगर हम लिखें तो भैया रिमाइंडर माइनस डिस्क, और हॉलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जब भी आप शेल के अंदर, मतलब शेल तो हॉलो होता ही है, तो शेल के अंदर जब भी आप फील्ड फोर्स निकालते हो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। तो अंदर नेट फील्ड क्या हो गया? 0। भाई ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है,
ध्यान देंगे आप लोग, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल हो गया कमबख्त, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, मिला हमें 2 वेक्टर ER, ध्यान देना 2 वेक्टर ER इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी वेक्टर ER क्या मिला भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से मिला, इस पूरे सरफेस के वजह से, ध्यान देना इस पूरे सरफेस के वजह से, कहां पे, होल में, होल मतलब डिस्क जहां पे काटा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई सिलेबस। मेरी बहुत अच्छी आदत है, जो कंटेंट सीबीएसई में नहीं होता भाई साथ के साथ लिख देता हूं कि ताकि कल को आप रिवाइज करो तो जब बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ो तो ये आपको नजर नहीं आना चाहिए। ऐसी बकवास बातें सीबीएसई में नहीं आती, ये सिर्फ ज्ञान का पिटारा है जो एंट्रेंस में आता है। ठीक है जी, तो आपको यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होल में होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सरफेस में यहां पे जहां भी निकालोगे भाई, जहां भी निकालोगे सरफेस पे, उसकी वैल्यू हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। लॉजिक क्लियर है, होल में निकालेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे कहीं भी निकालोगे उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और बकवास बातें कर सकते हैं यहाँ पे। देखो फिर से एक और बात करते हैं विच इज अगेन नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सीरीज। अरे 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 ये लो, लिखो लिखो लिखो, हो गया। भाई मीटिंग बंद हो जाए दोबारा रिज्वाइन कर लेना। देखो अब भाई हम अगर आगे मूव करें तो नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी सीबीएसई का पार्ट नहीं है, अभी हम शेल वाला ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बट जैसे जैसे जो आता जाएगा वो मैं करवाता जाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। देखो क्या होता है, किसी भी सरफेस पे जब आप चार्ज देते हो ना, तो इस चार्ज के वजह से व्हेन यू गिव चार्ज ऑन द सरफेस, तो इस चार्ज के वजह से सरफेस पे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है ना, एक प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ध्यान देना ये एलिमेंट यहाँ पे कट कर लिया, अब इस एलिमेंट पे चार्ज मान लो dq है, तो इस एलिमेंट पे स्मॉल फोर्स, यानी इस छोटे से एलिमेंट पे इन सारे चार्जेस की वजह से अगर हम फोर्स निकालें तो वो फोर्स कैसा होगा, स्मॉल होगा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो dF इक्वल टू dq स्मॉल चार्ज इनटू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, इनटू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको पता है ये जो पोर्शन आपने काटा है ये होल है ना, होल, और होल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। होल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड बिसाइड दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप dq बाई ds लिख सकते हो। तो dq कहीं पे भी सिग्मा ds से रिप्लेस हो सकता है, तो dq को यहां पे सिग्मा ds लिखो, सिग्मा ds इनटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ds को भाई नीचे कूदा के ले आओ, यहां ले आओ, यहां नीचे, तो df बाई ds, अरे df बाई ds कुछ याद आ रहा है क्या, फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते थे भाई, व्हाट वाज फोर्स अपॉन एरिया कॉल्ड इन क्लास 11,
प्रेशर, है ना, इसको प्रेशर कहते हैं, रिवर्स फिजिक्स वाला प्रेशर है। तो देखो यहां पे जो df बाई ds है, इसको आप यहां पे p लिख लोगे, यानी p इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ गया भाई, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है जी। और ये भी आपका NIC, नॉट इन CBSE, भाई CBSE का पार्ट नहीं है ये, सिर्फ जान जाओ, ज्ञान का भंडार है ये बस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, देखो अब मान लो भैया, सुनो ध्यान से, हाँ नेगी साहब क्या हो गया, कहिए नेगी साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप, एकदम सरप्राइज से ऐसे, क्या हो गया, अरे भाई क्या हो गया, बताइए बताइए। लिखा नहीं था तो ये लिखिए ना, टेंशन की जरूरत क्या है, लिखो। अभी आ रहा हूँ, केस थर्ड पे भी आऊंगा, अभी डोंट वरी, अभी केस थर्ड पे आएंगे शेल वाले के, पहले थोड़ा एप्लीकेशन कर लें, फिर केस थर्ड पे वापस आते हैं। देखो तो भाई अब यहां के बाद हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था भाई सोप बबल का। फिजिक्स में ना आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल्स मिलते हैं, व्हाट विल हैपन इफ यू गिव पॉजिटिव चार्ज ऑन सोप बबल, उसका रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो देखो सीबीएसई में तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि भाई मान लो इफ यू गिव चार्ज टू अ सोप बबल, सरफेस पे चार्ज दोगे तो लाइव चार्ज ही होगा, या तो प्लस दोगे या माइनस दोगे, जो भी दोगे चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे तो फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, इसलिए बबल एक्सपैंड होता है। दिस इज द सिली आंसर वी गिव इन सीबीएसई एग्जाम, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना। लॉजिक, प्लस चार्ज भाई आपने दे दिया, किस पे दे दिया, सोप बबल पे दे दिया, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बचपन की याद दिलाता हूं, मुझे पता तुम भूल गए होगे, फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, भाई जहां पे आपको सरफेस टेंशन पढ़ाया गया था, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, बचपन की कहानी, तो वहां पे आपको भाई एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल भी पढ़ाया गया था। मतलब यू कैन नॉट डिनाई, आप डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई करो तो मैं यहीं से पिटाई करूंगा, ठीक है ना। देखो तो भाई एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला था डेल्टा पी, दैट इज 4T/R, याद आ गया भाई, यानी प्रेशर इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 4T/R, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया गया था, बोलो भाई हाँ या ना, यस है ना। अब देखो देखो तो यहां पे बच्चों क्या होता है, जब आप चार्ज यहां पे देते हो तो आपको पता है कि एक एक्सेस प्रेशर यहां पे किसके वजह से आया, सरफेस टेंशन की वजह से, दूसरा चार्ज के वजह से भी भाई यहां पे प्रेशर इनसाइड में सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा, माइनस पी नॉट इक्वल टू 4T/R। तो भाई प्रेशर इनसाइड की जो वैल्यू होगी पहले से, प्रेशर इनसाइड की जो वैल्यू होगी पहले से, वो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज तब होता है जब बबल एक्सपैंड करता है, किसी भी बबल का बेटे प्रेशर डिक्रीज तब करता है जब वो बबल एक्सपैंड हो। तो यहां पे देखो जो नेट प्रेशर था वो पहले से कम हो गया ना भाई, माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है ना, तो प्रेशर की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब बबल यहां पे एक्सपैंड हो रहा है। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस मैथमेटिकली, बट भाई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में इस तरीके से करने की हरकत मत करना, ये आपके लिए, आपके समझने के लिए, लॉजिकली समझने के लिए, कोई न्यूमेरिकल इस पे आए
तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बट स्कूल एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है। स्कूल में क्या लिखोगे कि भाई प्लस चार्ज दे दिया, रिपल्शन हो गया, रिपल्शन होगा तो एक्सपैंड करेगा, दैट्स व्हाई इट्स रेडियस इंक्रीजेस, दैट्स इट, इतना ही लिखना है स्कूल में, लिख लो। कोई परेशानी, कोई आपत्ति? मैंने कहा था बेटा कि सीबीएसई में इस तरीके से नहीं करना, वहां पे सीधा लिखना है रिपल्शन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं सर, जो आप रीजन बोल रहे थे हाँ वही लिखना है, वही लिखना है। रिपल्शन होगी, रिपल्शन से वो एक्सपैंड कर देगा, बस खत्म। 1 मार्क का आता है, 1 मार्क, और 1 मार्क की तरह आंसर लिखेंगे। तो बच्चों को बेवकूफ ऐसे बनाया जाता है ना। अभी लगेगा भाई कि सारी कहानी बिल्कुल बकवास चल रही है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, धीरे 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 आपके अंदर चीजें ऐड होती जा रही है, इंग्रेडिएंट्स मैं डालता जा रहा हूँ, ये बाद में स्ट्रक्चर लेगा, शेप लेगा। चलो भैया आगे चलते हैं। अब केस थर्ड, भाई when point P lies inside, जब आपका पॉइंट P कहां लाई करेगा भाई? इनसाइड। भाई ये रहा शेल, ये रहा शेल, दिख रहा होगा आपको शेल, ये रहा शेल। अब पॉइंट P यहां बना दिया भाई, ठीक है जी। अब पॉइंट P यहां बनाते हैं, जहां पे आपको पता ही है कि जहां पे भी फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अलॉन्ग आप क्या बनाओगे? गॉसियन सरफेस, और आप मजबूर हो, गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, बन गया भाई, ठीक है। एलिमेंट भी आप यही कट करते हो भाई, आपको पता ही है। लेकिन सबसे मजेदार चीज क्या है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कमबख्त कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, राइट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, आप देख सकते हो। सो इफ देयर इज नो चार्ज, तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स होगा, वो यहां पे भैया आप लिखोगे Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यानी टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 0। देखो ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q एनक्लोज की वैल्यू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। एक से हाँ जी, सारे आ गए, गुड। देखो, तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स का आंसर आ गया, ध्यान दो, क्योंकि सिंस चार्ज अंदर कोई था नहीं, फ्लक्स यहां पे क्या होगा? Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो भाई यहां पे सीधा आपने क्या लिख दिया? 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल फ्लक्स का आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो भाई यहां पे आप क्या लिखोगे? E डॉट ds इज इक्वल टू यहां पे 0, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहां पे क्या आ जाएगी? 0। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड which is going to lie inside the shell। तो शेल के अंदर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और ऐसा हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे इसका ग्राफिकल वेरिएशन दिखाया जाए, तो ग्राफिकल वेरिएशन भाई क्या होगा? तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे, भाई यहाँ पे देखो, ये कमबख्त इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, कहां तक? तो भाई ये R इक्वल टू R तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। आप विजिबल होगा आपके लिए। अब देखो, यहां पे सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड भाई सीधा मैक्सिमम NaX, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और यहां के बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, तो स्मॉल r के बीच का ये ग्राफ है। सो दिस इज द वेरिएशन दैट वी कैन शो। तो ये एक तरीके का आपका वेरिएशन यहां पे आ गया।
तो आप देख सकते हो वेरिएशन, इट शुड बी विजिबल टू यू। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ। बस ये सिर्फ कंडक्टिंग शेल के केस में है ना? बेटा कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो शेल है, क्या फर्क पड़ता है, चार्ज तो बाहर ही रहेगा ना, अंदर तो हॉलो है ना, तो इस केस में फर्क नहीं पड़ता शेल कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, ये बात मैटर नहीं करता। शेल तो शेल होगा, हॉलो होगा, अब वो कंडक्टिंग हो तभी चार्ज बाहर रहेगा, नॉन कंडक्टिंग हो तभी चार्ज बाहर रहेगा। तो दिस वोंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा, ये मैटर करेगा सॉलिड के केस में। क्लियर है राशि? यस सर। चलो आगे चलते हैं भाई। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन भाई, यहां पे एक छोटा सा स्फीयर जिसके अंदर यहां पे भाई चार्ज है, राइट, एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू। फिर भाई यहां पे एक शेल है, शेल इसको यहां पे एनक्लोज कर रहा है, राइट, और इस पे चार्ज है प्लस 2q, इस पे चार्ज है प्लस 2q। देन बाहर एक और शेल है, देखो जिंदगी के मजे लेते हैं मेरे को, बाहर एक और शेल है, राइट, और इस शेल पे चार्ज है माइनस, जिंदगी के फुल मजे, माइनस चार्ज। देख सकते हो बाहर वाले पे भाई माइनस चार्ज दे दिया, और बाहर वाले पे चार्ज है -2q, बाहर वाले पे चार्ज है -2q। ध्यान दो, अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर, बीच वाले का रेडियस 2r, और सबसे बड़े का रेडियस गिवन है 3r, ऐसा गिवन है, राइट। दिस स्फीयर इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है जी, क्लियर है भाई? आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट स्मॉल r which lies between RA less than RB। मतलब ये वो पॉइंट है जो A और B के बीच में कहीं यहां पे लाई करेगा। तो यहां बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, फिर बताना है RB लेस देन RC, और फिर बताना है R ग्रेटर देन RC। तो हमें 3 लोकेशन पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट 3 डिफरेंट लोकेशन। क्या डर गए क्या, फिगर देख के डर गए क्या भाई? गॉसेस अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, औकातलेस है। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल देख के बोलोगे ना, कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है कि भाई औकातलेस है मतलब कोई औकात नहीं है, यानी हम इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा, साइकोलॉजिकल बूस्ट देगा आपको, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को देखो बोलोगे औकातलेस है, देखो। तो अब देखो भाई इसको औकातलेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं क्या ड्रॉ करोगे भाई यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। वैसे का देखो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, लेंदी होगा बहुत। वैसे तो आपको पता ही है ना भाई, अरे एक छोटी सी बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको पता ही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर निकालना हो तो इसको वी कैन ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज। अरे बचपन में पढ़ाया था ना, बचपन में पढ़ाया था ना। तो भाई इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे फील्ड निकालोगे तो क्या हम सीधा आंसर KQ/R² लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। यस यस। वैसे तो हम गॉसेस से भी निकाल सकते हैं भाई, गॉसेस से यहाँ पे एलिमेंट कट करोगे, निकालोगे फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 लिखोगे, फिर फ्लक्स को E.ds लिखोगे, ds को 4πr² लिखोगे, आंसर यही आना है, आंसर यही आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, RB लेस देन RC, यानी तुम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई? तो टोटल चार्ज इनक्लोज, भाई इन सबको हम क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज। टोटल चार्ज क्या हो गया भाई, 3Q। अरे हुआ नहीं हुआ, K into 3Q डिवाइड बाई R²।
तो किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ, पूछो 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 भाई। यहां पे अगर तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, तो इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा, 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस फ्लक्स को क्या लिखोगे भाई, ई डॉट ds, यानी ई ds इज इक्वल टू 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ds क्या आएगा भाई 4 pi r स्क्वायर। तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ वी गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। अब जब बाहर आप निकालोगे यहाँ पे भाई, लास्ट वाला केस r ग्रेटर देन rc, जब बाहर निकालोगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा आंसर क्या आएगा, k into स्मॉल q डिवाइड बाई r स्क्वायर, k into स्मॉल q डिवाइड बाई r स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे भाई ये प्लस 2q माइनस 2q कम्बक कैंसिल हो गए, इन दोनों का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, बच गया सिर्फ अंदर वाला, अंदर वाले पे चार्ज q था, तो सीधा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर, kq बाई r स्क्वायर। आया बच्चों समझ में? कोई परेशानी? मतलब हर पॉइंट के लिए आप गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करके सबको बारी बारी से आप इवैल्यूएट कर सकते हो इफ यू गो विद द सब्जेक्टिव अप्रोच। तो जब आप सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाओगे तो कायदा यही कहता है, कायदा कानून यही कहेगा कि भैया हर पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, फिर लिखो टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को लिखो E डॉट ds, देन सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। निखिल तुम्हारी छत की सीलिंग बहुत बढ़िया नजर आ रही है। हाँ अब तुम नजर आए। कोई नहीं, सीलिंग देख के दिल खुश हो रहा था मेरा, उस सीलिंग में निखिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कुछ निखिल ऊपर उड़ रहा हो, फ्लाई कर रहा हो, देख लूं मैं। अंश भाई तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया यार। हाँ अब ऑन हुआ, फील फैक्टर नहीं आता, एकदम ऑन रखा करो। ध्रुव साहब समझ में आ रहा कुछ? इस वीक में भाई सरप्राइज वाइवा के लिए तैयार है ना? किसी भी दिन कुछ भी पूछूंगा मैं, कुछ भी, एनीथिंग, राइट फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से लेकर के भैया, मतलब फ्लेवर ऑफ क्वार्ट्ज से लेकर के और जहां तक जो बातें पढ़ा रखी है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज हुए ना, सीधा घर पे फोन करूंगा। ये क्या कह रहे हो भाई? कल परसों? कल परसों नहीं पूछूंगा, कल परसों नहीं पूछूंगा, कमिंग वीक में पूछूंगा। कमिंग वीक में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कल परसों पढ़ाऊंगा। कमिंग वीक में सरप्राइज वाइवा किसी भी दिन अचानक क्लास रखूंगा और कहूंगा भैया आ जाओ आ जाओ, कटने के लिए तैयार हो जाओ, और सीधा सबसे कम से कम 10-10 क्वेश्चन पूछूंगा, कम से कम 10-10, तैयार रहना। और जिसका भी आंसर 8 से कम, हाँ बोलो लास्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। भैया। लास्ट क्लास वाला रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग दोबारा उसको शूट करके फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है? कर दूंगा डोंट वरी। ओके सर। चले आगे चले, क्लियर है यहां तक? देखो अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा केस आता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग में भी 3 केसेस आएंगे। पहला केस, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड, ये सारे डेरिवेशन भाई आपके सीबीसी के अंदर है, और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला ये डेरिवेशन में नहीं आता कभी भी, ये हमेशा एज अ न्यूमेरिकल आता है। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल बेस के ऊपर, तो ये आपसे हमेशा एज अ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान दो। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है तो वही गॉसियन सरफेस फिर से बनाओगे, यहाँ पे वही एलिमेंट कट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो भाई फिर से वही कहानी, यूजिंग गॉसेस लॉ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई फ्लक्स को फिर से वहां पे E ds, सेम कहानी, सेम डेरिवेशन जैसे शेल के लिए किया था भाई। तो यहाँ पे वही E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड when you have to find the electric field strength at the outside point। तो जब आउटसाइड पॉइंट पे निकालना होगा तो हम इस तरीके से बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? दिस इज द केस 1। नाउ इट्स टाइम टू टेक द केस 2। अब केस 2 में क्या होता है, आप पॉइंट P को वापस कहां लेके आते हो भाई, सरफेस पे लेके आते हो। पॉइंट
अब इसको मैं यहाँ पे रख कर देता हूँ। अब कहाँ चल दिए हम, तो नाउ वी आर गोइंग एट द सरफेस। कहाँ जा रहे हैं भाई, सरफेस पे जा रहे हैं, केस 2 की बात कर रहे हैं, राइट, केस 2। अब जब आप सरफेस पे जाओगे तो देखो सरफेस पे भाई आप यहां पहुंच गए इस पॉइंट पे, तो अब आपको पता है गॉसियन सरफेस यही ड्रॉ होगा और एलिमेंट यही कट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, एंड नाउ यू नो दिस कि व्हाट वी हैव टू डू। बहुत सिंपल है भाई, मतलब इसमें अगर हम बात कर लें तो भाई यहां से आर स्क्वायर गया, राइट, यहां से भी आर स्क्वायर गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां भी क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो जैसे शेल का भैया, शेल का और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आउटसाइड और ऑन द सरफेस का फॉर्मूला सेम आता है, आपको दिख रहा हो, एकदम डिट्टो, एकदम कॉपी। चले चैम्प्स, आगे चले फिर। चलो भैया आगे चलते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में कहां पहुंचेंगे भाई हम, केस थर्ड में पहुंचेंगे अंदर, केस थर्ड में हम पहुंचेंगे अंदर, राइट। भाई मान लो यहां पे निकालना है, देखो अब यहां पे निकालना है इस पॉइंट पी पे, तो अब आप गॉसियन सरफेस अंदर बनाओगे, देख रहे हो ये गॉसियन सरफेस भाई अंदर बना दिया, राइट। अब अंदर बनाएंगे तो भाई यहाँ पे एलिमेंट कट करेंगे। शेल के केस में इसने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया था, बट यहाँ पे आप इनक्लोज चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते यार। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जाहिर सी बात है कि ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया ये पूरे चार्ज को तो इनक्लोज करेगा नहीं भाई, इसके बाहर जो चार्ज है, ऐसा देखो ये जो चार्ज है बाहर वाला चार्ज तो छूट गया ना, ये सिर्फ अंदर वाले चार्ज को लेके बैठा है ना, बाहर वाला छूट गया, लेकिन जो अंदर वाला चार्ज होगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे भाई, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चार्ज एनक्लोज की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि ये पूरे चार्ज को एनक्लोज नहीं करेगा, इसको यहाँ पे क्यू डैश लिख लेते हैं, राइट। सो दिस इज क्यू डैश, पूरा चार्ज भाई एनक्लोज नहीं करेगा, और ये इस बात में पूरी पूरी सच्चाई है, इसमें कहीं से भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चार्ज कभी एनक्लोज कर ही नहीं सकता पूरा चार्ज, कंप्लीट चार्ज। तो देखो यहाँ पे E इंटू ds, ds तो भाई आप वही लिखोगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दिस शुड बी क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। मुद्दा ये है भाई क्यू डैश को डिफाइन करने का, क्यू डैश क्या होगा, क्या डर गए तुम, डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है, फिजिक्स तो है ही आसान। देखो 4/3 पाई आर क्यू, जब पूरा वॉल्यूम था तो इसके पास पूरा चार्ज क्या था, क्यू, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के लिए अगर हम बात कर लें तो इट इज क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो भाई ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो इन अ वे आप यहाँ पे लिख सकते हो, या इसको कैंसिल मत करो, एक काम करो, ये जोश में मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल मत करो, कैंसिल करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखो इसको ऐसे रहने दो, q इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इसको पहचानो, क्या इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं भाई, q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब को हम रो लिख सकते हैं, रो रो रो। तो q इंटू यहां पे क्या आएगा आपका, देखो q हटा दो, यहां से q हटा दो, देखो यहां पे अब ये आएगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अब अगर आप लिखना चाहो तो भाई ये 4 पाई कैंसिल, देख लो, और इस आर स्क्वायर से भाई ये कैंसिल, तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई भाई, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula for electric field strength inside the non-conducting sphere, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालोगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अरे भाई स्मॉल r जीरो हो जाएगा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी बहुत सिंपल सा लॉजिक है
कि जैसे जैसे स्फीयर से आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सरफेस पे आके होगी मैक्सिमम। अब एक छोटा एग्जांपल दूं, कंपेयर करोगे, बचपन में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंपेयर करो, बहुत मजा आएगा भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होता है, सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सरफेस पे आके जी की वैल्यू मैक्सिमम और सरफेस के बाद जी क्या होता है, कम होना शुरू। बिल्कुल सेम केस तो है यार, बिल्कुल सेम केस है। यहाँ पे तो वही हो रहा है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो, जैसे से आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होगी, सरफेस पे आके क्या होगा, मैक्सिमम, और उसके बाद से क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। सेम राम कहानी, घुमा फिरा के दुनिया गोल है भाई, ये बात मान लो, फिजिक्स भी गोल है। बस कंपेयर करने का स्टाइल होना चाहिए। कंपेयर करोगे, पढ़ने में भैया बहुत मजा आने वाला है, बता रहा हूं, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का। बस पढ़ते रहो, पढ़ाई से मत भागो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि भैया तो जिंदगी में तुम्हें आगे लेके जाएगी। धन दौलत कोई काम नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई काम आता है। पढ़ाई है तो दौलत कभी भी कमा लोगे, शोहरत भी कभी भी कमा लोगे, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। तो भाई ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पे भाई ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शेल का कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्लियर, शेल की होल में का कॉन्सेप्ट क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज ये जो बेसिक बहकी बहकी बातें वो हमने आज कर ली है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और कराऊंगा। चले बच्चों, आगे चले। देखो, अब देखो क्या था भाई, आपको याद होगा बचपन में मैंने ऐसा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाया था और यहां पे ना कैविटी बना ली थी और पूछा था कि भाई बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा। तो मैंने आपको आंसर रटवा दिया था कि भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर सिमेट्रिकली कट करोगे तो सिमेट्रिकल जब भी कट करोगे तो सिमेट्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। बट ऐसा कोई कैविटी बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगी, हमेशा। याद आ रहा कुछ ऐसा? ऐसा बताया था मैंने कुछ, और मैंने कहा था कि इसका भाई प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म क्यों होता है, ऐसा भी मैंने कहा था वंस अपॉन अ टाइम। देखो कितना मजा आएगा जब तुम लोगों से मैं वाइवा लूंगा ना, कसम से मेरे को बड़ी मतलब डेस्परेट हो रहा हूं मैं कि जब वाइवा लूं और तुम जवाब ना दो, एकदम दिल खुश हो जाएगा मेरा। सीधा फोन उठा के पापा मम्मी को फोन करूंगा और तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी कि हाँ यार मजा आया, मिशन एकम्प्लिश होगा मेरा। देखना कितना मजा आएगा नेक्स्ट वीक। अभी तुम मजे ले लो 2-3 दिन और, बस जिंदगी नरक बना दूंगा मैं, नरक, 1 साल के लिए। तुम्हारा 1 साल मेरा, बाकी पूरी जिंदगी तुम्हारी। देखो ध्यान से सुनो, तो भाई यहां पे अगर मैं इसके सेंटर पे, ध्यान से सुनना भाई, इसके सेंटर पे अगर मैं देखूं और मान लो ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये दिखेगा नहीं भाई, ये पोजीशन वेक्टर आर है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है भाई, वो यहां पे क्या होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अब मैंने यहां पे ना इस कैविटी में एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट, आर्बिट्री समझते हो ना कि जहां मर्जी ले लो, आर्बिट्री का मतलब ये होता है जहां मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहां पे एक आर्बिट्री लोकेशन ले लिया और मान लो कि लोकेशन यहां से पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं कि मान लो भाई ये यहां से वेक्टर r1 डिस्टेंस पे ले लिया यहां, राइट। और यहां से ये पॉइंट, यहां से ये जो अंदर वाला है, यहां से ये वेक्टर r2 डिस्टेंस पे। अब ड्यान से सुनना, हम रिमेनिंग पोर्शन वाला जब क्वेश्चन किया करते थे तो देखो जो ये बड़ा वाला जो स्फीयर है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ा वाला स्फीयर एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे, ये आप डिफाइन करोगे रो r1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो ये ये जो पोर्शन कट कर रखा आपने, ई कट, इसके वजह से आएगा ये रो r2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट।
और यहां पे जब हम नेट फील्ड को डिफाइन करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अरे यही करते थे ना भाई, ओह भूल गए क्या भाई, ये पोर्शन काट के बाहर निकाल रखा, यहाँ पे फील्ड निकालोगे तो इस पूरे के वजह से माइनस इसको भी मान करके यहाँ पे निकालो, दोनों फील्ड को माइनस करो तो आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ऐसा हम बचपन से करते आ रहे थे। यानी अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर ले E1 माइनस E कट जो काट रखा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो सब्ट्रैक्ट करके रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर आ गया भाई रो R1 माइनस R2, कुछ ऐसा आ गया, देखो कुछ ऐसा आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बचपन में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है यहाँ पे, वेक्टर R प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1। तो वेक्टर R किसके इक्वल होगा भाई, R1 माइनस R2, यानी R1 माइनस R2 को आप वेक्टर R लिख सकते हो, आप वेक्टर R लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, इस पूरे के वजह से जब सेंटर पे फील्ड लिखा था तो उसकी वैल्यू क्या थी, रो वेक्टर R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। जब स्क्वायर में किसी और पॉइंट पे कैविटी पे फील्ड निकाला तो अभी वैल्यू क्या आई है, रो वेक्टर R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस कैविटी के अंदर, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कहीं पे भी आप कैविटी बना लो, अगर वो कैविटी सिमेट्रिकल नहीं है तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है भाई, याद रखिएगा, हमेशा सेम मिलेगा आपको किसी भी कैविटी में। कैविटी शुड नॉट बी सिमेट्रिकल, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्क्वायर तो कैविटी ऐसे मत काटना, ऐसे काटोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकली काटा हो सेंटर के अबाउट तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। लेकिन कभी भी अनसिमेट्रिकल, मान लो यहां काट दिया, यहां काट दिया, यहां काट दिया, यहां काट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको हमेशा और हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगी, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज। लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, फिर से बताऊं, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक था। मुद्दा ये था कि ये जो कैविटी मैंने बनाया ना भाई, इस कैविटी में हमें ये प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इस कैविटी के सेंटर पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। तो इस कैविटी के सेंटर पे, यानी यहाँ पे इस पूरे बड़े वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। ये तो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था ना। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज रो वेक्टर R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने ये सोचा कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकाले, यहाँ कहीं भी निकालो, और अगर फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ गई तो भाई हमारा पर्पस अचीव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो भाई मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्री लोकेशन लिया, इस आर्बिट्री लोकेशन पे इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस ये जो पोर्शन काट रखा है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जब भी पोर्शन कटा हुआ होता है दोनों फील्ड को हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। भाई यहाँ पे दोनों को क्या किया, माइनस किया, ये आ गया। जैसे ये आया तो फिर मैंने पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया और ये प्रूफ कर दिया कि वेक्टर R जो होगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। यहां से हमारा रिजल्ट आ गया रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लॉजिक क्लियर है भाई। देखो जब इस पूरे की वजह से आपने सेंटर पे डिफाइन किया था ना तो फील्ड रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आया था। अगर इसके वजह से जो पोर्शन काटा है, अगर इसके वजह से सेंटर पे फील्ड निकालोगे तो जीरो आएगा ना भाई। इसलिए पहले वाले केस में मैंने इसकी जिक्र नहीं की, पहले वाले केस में मैंने सीधा जो इसकी वजह से आया वही आपका रिजल्ट हो गया। अरे समझो, जब इसके सेंटर पे निकाला ना तो भाई बड़े वाले के वजह से रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आया इसके सेंटर पे, और जो पोर्शन कट किया है उसके वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगा, जीरो। जब दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्ट तो यही आएगा ना। तो नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ कैविटी क्या आएगा, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और किसी आर्बिट्री लोकेशन में निकालेंगे तब भी क्या आएगा, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट विल रिमेन द सेम। क्लियर है भाई, क्लियर है। आ गया समझ में? लिखो। ये जेई एडवांस में आ चुका भाई, और आज की बात अब खोलिए मैंने, और हर जगह दिखता है, बहुत कॉमन सा हो गया, कहीं पे भी दिख जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको मतलब याद रहेगा रिजल्ट, यार इतनी बार बोल दिया याद रहेगा कि नॉन कंडक्टिंग में कहीं भी कैविटी बनाओगे, सिमेट्रिकल छोड़ दो, सिमेट्रिकल में आपको फील्ड हमेशा जीरो मिलेगा। जहां मर्जी काट दो हमेशा फील्ड का नेचर यूनिफॉर्म होगा, बोथ मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज। बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। तो आई एम कीपिंग द लेक्चर टिल हियर टुडे, यहां तक रहे थे। और इसके बाद अब यहाँ पे थिक शीट कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मुश्किल से आधा घंटे का टॉपिक है।
एंड उसके बाद देन विल बी एबल टू स्टार्ट विद आवर मोस्ट फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो सबसे मजेदार चीज होगा। तो पोटेंशियल को स्टार्ट कल ही कर लेंगे हम, कल सैटरडे है, कल अपना पोटेंशियल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। संडे को पोटेंशियल में हम काफी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे, और कमिंग वीक में भाई वाइवा लूंगा, याद रखना। और यू आर नॉट गोइंग टू अपसेट मी, अपसेट क्या तो बहुत मारूंगा, घर पे आके मारूंगा, बता दूं पहले, अब मुझे डर भी नहीं है, मैं कोरोना वॉरियर बन चुका हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो घर पे आके पिटाई करूंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल रिकवर कर गया हूं मैं, अब पूरी स्ट्रेंथ आ चुकी है, ठीक है ना रितेश। तो डंडे से मारने आऊंगा मैं घर पे, अगर बताया नहीं तो। मैं लड़कियों को नहीं मारता, लड़के टेंशन फ्री हैं, सिर्फ लड़कों की पिटाई होगी बस, ठीक है जी। तो इसको फिर यहां तक रहते हैं, एंड लेट्स कनेक्ट टुमारो, कल 12 बजे मिलते हैं। चलो ओके बच्चों, बाय।